चाइना के इकोनॉमिक राइज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक वक्त था जब चाइना के पाकिस्तान जैसे हालात थे, मगर दोस्तों आज चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। वैसे तो चाइना और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, लेकिन अगर इंडिया के साथ चाइना का कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक 1990 की दहाई में चाइना और इंडिया की जो जीडीपी है वो तकरीबन सेम थी। मगर दोस्तों आज चाइना की जीडीपी 14.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की जीडीपी महज 3 ट्रिलियन डॉलर है। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में तो इंडिया की जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है, मगर सवाल ये उठता है कि जब 90s की दहाई में दोनों की जीडीपी एक थी तो आज इतना डिफरेंस कैसे रह गया। ये मिरेकल कैसे हुआ और कैसे चाइना बना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी, ये समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं। चाइना का जो इकोनॉमिक जर्नी है वो दो इराज पर मुश्तमिल है। एक है माओ ज़ेडुंग का इरा और दूसरा है डेंग जियाओपिंग का इरा। हम इसको एक एक करके समझेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों चाइना में 1927 में सिविल वॉर शुरू हुई और जिसमें जीत हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, और इस सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 1949 में मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी और इस पार्टी को लीड कर रहे थे माओ ज़ेडुंग। 1976 तक माओ ज़ेडुंग जिंदा रहे और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई जो कि एक के बाद एक सब फेल हुई, और जिसका नतीजा ये निकला कि चाइना में एक फेमाइन आया और करोड़ों लोग भूख से मर गए। माओ ज़ेडुंग जो चाइना को लीड कर रहे थे 1958 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी को अपनाते हुए तमाम लैंड को नेशनलाइज कर दिया और अब किसानों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाने लगा। इस एग्रीकल्चर सिस्टम को चलाने के लिए इरिगेशन सिस्टम भी लाया गया, मगर दोस्तों ये सिस्टम इतना बड़ा फेलियर साबित हुआ कि मुल्क में जो सप्लाई चेन थी वो टूट गई और फूड शॉर्टेज हो गया। माओ ज़ेडुंग के इस चाइना में दो ही बड़े सेक्टर थे, एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था स्टील प्रोडक्शन। तो जब एग्रीकल्चर फेल हुआ तो उसके बाद स्टील प्रोडक्शन में भी एक बड़ी गड़बड़ आई। माओ ज़ेडुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी के तहत बैकयार्ड फर्नेसेस की बुनियाद रखी। बैकयार्ड फर्नेसेस से मुराद ये है कि छोटे छोटे स्टील के प्लांट्स लगाए गए। मगर दोस्तों मसला ये था कि इसमें टॉप टू बॉटम की पॉलिसी रखी गई, यानी इन स्टील के जो यूनिट्स थे इनका कंट्रोल ऊपर से नीचे की तरफ था, और उसमें गड़बड़ ये थी कि नीचे का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो वर्क नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल साबित हुआ और बुरी तरह से फेल हुआ। माओ की इस बैकयार्ड फर्नेसेस की पॉलिसी से महज लार्ज स्केल स्टील प्रोडक्शन ही हो पाई, जबकि छोटे तमाम कारखाने बंद हो गए या बुरी तरह से फेल हो गए। अब दोस्तों माओ की इन पॉलिसीज की वजह से बुरी तरह से पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया और सप्लाई चेन के टूटने की वजह से पूरे मुल्क में फेमाइन आया और करोड़ों लोग भूख से मर गए। दोस्तों इन फेमाइंस और मास डिस्ट्रक्शन की वजह से सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में भी बगावत होने लगी, और इस बगावत को कुचलने के लिए माओ ज़ेडुंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन का पैंतरा खेला, और इस कल्चरल रेवोल्यूशन के चलते तमाम बागियों को या तो मार दिया गया या कैद कर दिया गया, और इन कैदियों में डेंग जियाओपिंग भी शामिल थे। इस कल्चरल रेवोल्यूशन के चलते हुए स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में भी छापे मारे गए और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। तो दोस्तों इस वजह से पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया। मगर बहरहाल 1976 में माओ की मौत हुई और अब माओ के मरने के बाद चाइना के और सीपीसी के नए लीडर बने डेंग जियाओपिंग, जिन्होंने आते साथ ही सबसे पहले माओ ज़ेडुंग की तमाम पॉलिसीज को रिवर्स किया और बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए, और उन्हीं रिफॉर्म्स के चलते आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो आखिर डेंग जियाओपिंग ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स लेकर आए, आइए ज़रा उनको समझते हैं। दोस्तों माओ की मौत के वक्त तकरीबन 95 करोड़ चाइनीज़ अनस्किल्ड भी थे और बेरोजगार भी। अनस्किल्ड इसीलिए क्योंकि माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनका स्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका था।
یعنی اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو چائنا کسی گاربیج سے زیادہ نہیں تھا اور اب باری تھی ریفارمز کی۔ ڈینگ یاؤ پنگ نے سب سے پہلا کام اس ہیوج لیبر فورس کو سکلڈ اور ویل اکوپڈ کرنے کا کیا۔ اسی لیے اس ورک فورس کو سب سے پہلے ایگریکلچر اور چھوٹی انڈسٹریز میں لگایا گیا، جہاں سکلز کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی مگر ایکسپیرینس ملتا ہے۔ ڈینگ یاؤ پنگ نے ایگریکلچرل لینڈ کو گورنمنٹ کنٹرول سے ریلیز کر دیا اور پرائیویٹ اونرشپ کو بڑھاوا دیا اور موٹیویٹ کیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ محنت سے کام کرنے لگے اور انہیں پروفٹ ملنے لگا۔ اس وجہ سے چائنا میں ایگریکلچر کو بوسٹ ملا اور فوڈ پروڈکشن ہونے لگی، جس سے فیمائن بھی ختم ہوا۔ نہ صرف فیمائن ختم ہوا بلکہ چائنا دنیا کا ایک فوڈ سرپلس کنٹری بن گیا۔ اس کے بعد ڈینگ نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ٹی وی ایز کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ٹی وی سے مراد ہے ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز، جس کے ذریعے انسکلڈ لیبر کو لو سکلڈ مینوفیکچرنگ پلانٹس جیسا کہ ٹوائز، فرنیچر، فرٹیلائزر وغیرہ میں شفٹ کرنا شروع کیا۔ ڈینگ یاؤ پنگ نے ان ٹی وی ایز کو بھی گورنمنٹ کنٹرول سے ریلیز کیا اور باٹم اپ کی پالیسی رکھتے ہوئے انہیں لوکل گورنمنٹس کو سونپ دیا تاکہ وہ انہیں چلائیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اس کی پراپر مینٹیننس رکھیں، جس کا پھر بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یونیورسٹی آف فلن گونگ کے مطابق ان ٹی وی ایز کا جو چائنا کی جی ڈی پی میں پرسنٹیج تھا وہ 13% سے بڑھ کر 30% ہو گیا، اور اس کے علاوہ ان ٹی وی ایز نے 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں پیدا کی۔ فوڈ سرپلس ہونے کے بعد پرائیویٹ اونرشپ اور ایگریکلچرل کمرشلائزیشن کی وجہ سے کاٹن جیسی کیش کراپس کو بھی بوسٹ ملا اور ٹیکسٹائل کے سیکٹر نے میسیولی گرو کیا۔ اب چونکہ چائنا میں چیپ لیبر کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے اس فیلڈ میں منافع ہی منافع تھا، اور اس وجہ سے پھر چائنا کا جو کاٹن پروڈکشنز تھی اور جس کی وجہ سے پھر ٹیکسٹائل کی گروتھ میں 95% اضافہ ہوا اور چائنا دنیا کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے لگا۔ دوستو، اس سارے معاملے میں ڈینگ یاؤ پنگ نے ایجوکیشن کو ہرگز اگنور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایجوکیشن پر بھاری انویسٹمنٹ شروع کر دی اور ایجوکیشنل ایکسپینسز میں 70% تک سبسڈی دی گئی، جو آج بھی جاری ہے۔ 9 ایئر اسکولنگ کو کمپلسری قرار دیا گیا، جس میں ووکیشنل ٹریننگز بھی شامل تھیں۔ ٹی وی ای ٹی کا سسٹم لایا گیا۔ ٹی وی ای ٹی یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ سسٹم۔ پورے چائنا میں ان ٹی وی ای ٹیز کا جال پھیلایا گیا اور ینگ گریجویٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جانے لگا، جس وجہ سے چائنا نے پھر ٹیکنالوجی میں بھی بہت اچھا گرو کیا۔ جاپان کے سونی اور پیناسونک اور ساؤتھ کوریا کے ایل جی اور سیمسنگ کے پروڈکٹس پوری دنیا میں مشہور تھے اور پوری دنیا میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، مگر ان کمپنیوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پروڈکشن کے لیے چیپ سکلڈ لیبر نہیں تھی، اور اس کے علاوہ وہ ایکسپینڈ نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ موقع دیکھتے ہوئے چائنا نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور ان کمپنیز کو چائنا میں انویسٹ کرنے کو اور اپنے پلانٹ سیٹ اپ کرنے کو کہا۔ ان کمپنیوں کے آنے سے جو لوکل انٹرپرونر تھے انہیں بھی موقع ملا اور ٹیکنالوجی ملی، جس وجہ سے پھر لوکلی ٹی وی، وی سی آر، فریج بنائے جانے لگے۔ دوستو، اس کے علاوہ مزید بڑی کمپنیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چائنا نے سڑکوں کا جال بچھایا، اسپیشل اکنامک زونز بنائے، ہائی سپیڈ ریلویز بنائے اور ٹیکسز کو بھی کم کیا گیا، جس وجہ سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ اٹریکٹ ہوئیں اور انہوں نے چائنا میں انویسٹ کرنا شروع کیا، جس سے چائنا کے پاس جو انویسٹمنٹ کی ریل پل شروع ہو گئی۔ دوستو، 1980 کی دہائی میں چائنا کا پہلا اسپیشل اکنامک زون شینزین میں بنایا گیا۔ شینزین چائنا کا جو گوانگ ڈونگ پروونس ہے اس کا حصہ ہے، مگر دوستو کمال کی بات یہ ہے کہ اسی شینزین میں آج 60,000 سے زیادہ فیکٹریز ہیں، اور چائنا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی پروڈکشن ہے اس میں شینزین 30% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا قدم تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شینزین ٹیکنالوجی کا ہب بن گیا اور اسے سلیکان ویلی آف چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور تائیوانی کمپنی فاکس کون نے بھی 1988 میں اپنا پہلا پلانٹ شینزین میں لگایا، مگر دوستو آج پورے چائنا میں فاکس کون کے 12 سے زیادہ مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں۔ دوستو 1990 کی دہائی میں امریکہ میں بھی ٹیکنالوجی کو عروج ملا اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جیسا کہ ایچ پی، ڈیل اور ایپل وغیرہ
मगर इन कंपनियों के साथ भी यही मसला था कि मास प्रोडक्शन के लिए इन्हें चीप स्किल्ड लेबर दरकार थी, जो कि चाइना के पास था। मगर दोस्तों अब चाइना बेटर पोजीशन में था इकोनॉमिकली, इसीलिए चाइना ने इन कंपनीज के लिए एक कंडीशनल इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इन कंपनीज को चाइना में उसी सूरत अपने प्लांट सेटअप करने की इजाज़त दी गई कि अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी लोकल चाइनी कंपनीज के साथ शेयर करें। और इस तरह से फिर चाइना ने फॉक्सकॉन के थ्रू एप्पल, डेल और एचपी और कॉम्पैक्ट जैसी कंपनीज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों जो लोकल चाइनीज कंपनी थी, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इनके डुप्लीकेट तैयार करने शुरू किए। इन डुप्लीकेट्स को नाम दिया गया शैनज़ाई का, और यहाँ से स्टार्ट हुआ कॉपी कैट का कल्चर। ये कॉपी कैट प्रोडक्ट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बेचे जाने लगे और जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। मिसाल के तौर पर जो चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं वो इसकी सबसे अच्छी मिसाल हैं। दोस्तों इन सस्ते प्रोडक्ट्स ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स के परखच्चे उड़ा दिए। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने ई कॉमर्स में भी किसी को नहीं छोड़ा, और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है अलीबाबा, जिसने अमेज़न जैसे बड़े ब्रांड की वाट लगा दी। इसके अलावा सोशल मीडिया की वुई चैट जैसी ऐप की इनोवेशन ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप की वाट लगा दी। और दोस्तों यही नहीं, चाइना का जो सर्च इंजन है बाइडू, उसे गूगल का मुतबादिल भी बताया जाता है। 2010 में गूगल ने चाइना में वर्क करना बंद कर दिया, जिससे फिर बाइडू को स्पेस मिली और आज दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक में बाइडू वर्क कर रहा है। दोस्तों इन सब के अलावा टेक्नोलॉजी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी चाइना किसी से पीछे नहीं है। ज़ुआंगक्वान टेक्नोलॉजी पार्क में दुनिया के बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, मसलन गूगल, IBM, इंटेल वगैरह। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी चाइना में $280 मिलियन का एक रिसर्च हेडक्वार्टर खोल रखा है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये तो कितना आसानी से हो गया, ऐसे स्टेप तो पूरी दुनिया में उठाए जाते हैं, मगर वहाँ तो ऐसी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। मगर दोस्तों एक फ़र्क है जो आपको बाकी कंट्रीज़ में और चाइना में नज़र आएगा, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों चाइना ने 2012 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $160 बिलियन खर्च किए। और इसके अलावा इन सब के अलावा चाइना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरी दुनिया में अपने कारोबार को एक्सपेंड कर रहा है और पूरी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी चाइना की स्टोरी। आपने समझा होगा कि किस तरह से चाइना एक बुरे हालात से और डिस्ट्रक्शन से निकलकर एक प्रोग्रेसिव और लिबरल चाइना में तब्दील हुआ। ये तो थी इस कम्युनिस्ट चाइना की कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए।